चलें बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2024 पेपर 5-2। ये हमारा आज का टारगेट चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1। Rajesh applies once every year for a ticket to a music festival. The possibility that he is successful in any particular year is 0.3. Independent of others, find the possibility that Rajesh is successful for the first time on his 7th attempt. अब सबसे पहली बात, आपका क्वेश्चन कौन सा हुआ? क्वेश्चन हमारे पास बना बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये बात हमें कैसे पता लगी कि हमें यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि राजेश ने कितनी बार ट्राई किया। हमें ये पता है कि वो पहली बार अटेम्प्ट सक्सेस मिली है, उसको पहली बार मिली है 7वीं अटेम्प्ट पर। अगर वो 7वीं बारी पर सक्सेस मिल रही है, इसका मतलब शुरू की 6 बारियों पे उसको फेलियर मिला। ठीक है, अब सक्सेस का चांस कितना है? 0.3, तो फेलियर होगा 0.7। तो पहले का आंसर बनेगा बेटा 0.7 पावर 6 टाइम 0.3। ये आपके पास बनेगा पहले पार्ट का आंसर। सिंप्लीफाई करके मुझे बता दीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। 0.0353। ये आपने मुझे बताया पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट, find the possibility that Rajesh is successful for the first time before his 6th attempt. इसका मतलब ये हुआ कि भाई before his 6th attempt का मतलब 6 से पहले। तो ये हो जाएगा probability that x is lesser than 6। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मूला होता है 1 माइनस क्यू पावर आर। आर क्या है मेरे पास? आर मेरे पास 6 है। फेलियर क्या है मेरे पास? फेलियर मेरे पास 0.7 है। सिंप्लीफाई कर लें, बताइए क्या आंसर आएगा। और यहां पर याद रखिएगा, अब ये लेसर देन 6 है। जब हम लेसर देन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? पॉसिबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू पावर आर। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला होता है। तो बेटा यहां पर अगर वो लेस देन 6 कह रहा है तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? पॉसिबिलिटी दैट x इज लेस देन 6, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा पॉसिबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये मतलब हुआ ना इस बात का। तो आपके पास बनेगा 1 माइनस 0.7 टू द पावर 5। ये आपका आंसर होगा। सिंप्लीफाई करें, बताइए क्या आंसर आ रहा है। 0.832। ये आपका 2 मार्क का सिंपल सा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, find the possibility that Rajesh is successful for the second time on his 10th attempt। अब क्या कह रहा है बेटा? अब ये कह रहा है भाई 10th attempt यहां पर आपको मिल गया, और इसमें जो वो सक्सेस मिलेगा उसको मिलेगा सेकंड टाइम। 10th अटेम्प्ट पर सेकंड टाइम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 है और 10वीं बारी पर सक्सेस मिल रहा है उसको, और ये जो सक्सेस है ये दूसरी बार मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ, क्या पता उसको सक्सेस यहां मिली हो, क्या पता यहां मिली हो, यहां 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 कहीं भी मिली हो, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि 10 ट्राई करने पर उसको 10वीं बारी पर दूसरी बार सक्सेस मिलेगी। सही है। अच्छा, अब देखो बेटा, अगर उसके टोटल ट्रायल्स 10 हैं, उन 10 में उसको सक्सेस मिल रही है 2 बार, इसका मतलब है फेलियर मिल रहा होगा उसको 8 बार। तो फेलियर की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास? 0.7 की पावर 8। सही है। सक्सेस उसको मिल रही होगी 0.3 की पावर 2। अब सक्सेस कौन सी बारी पे मिल रही है? क्या पता इस बारी पे मिल जाए, क्या पता इस बारी पे मिल जाए। इस पर 1 मिनट, पेंसिल की चार्जिंग थोड़ी वीक हो गई मेरी। तो सक्सेस मिलने के उसके पास 9 ऑप्शंस हैं। उन 9 में से किसी एक बारी पर उसको सक्सेस मिल रही है, तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे अपने आंसर को 9C1 से।
अब ये 9C1 सिंप्लीफाई करके बताएं, मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आएगा। 0.0567, नहीं 567 तो मेरा गलत बता रहे हैं आप, 467 है बेटा। आंसर आएगा 0.0467, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवा हैज अ कॉइन विच इज बाय सो दैट व्हेन इट इज थ्रोन, हर जगह 3SF में देते हैं आंसर। बेटा 4 डेसिमल प्लेस जाएं आप, 4 डेसिमल प्लेस सही रहता है, वो खास तौर पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए 4 पे जाए, 4 डेसिमल प्लेस। Seva has a coin which is biased so that when it is thrown, the possibility of obtaining a head is 1/3. He also has a bag of 4 red marbles and 5 blue marbles. Shiva throws a coin. If he obtains a head, he selects 1 marble from the bag at random. If he obtains a tail, he selects 2 marbles from the bag at random without replacement. Find the possibility that Shiva selects at least 1 red marble. अच्छा जी, कम से कम एक रेड मार्बल उसको मिले। अब आप ये देखो कि रेड मार्बल वो कब उठा रहा है, जब उसके पास क्या आ रहा है भाई, अगर उसके पास हेड आ रहा है, जब उसके पास हेड आएगा तो वो रेड मार्बल उठाएगा, और अगर उसके पास टेल आता है तो वो 2 मार्बल उठाता है। अच्छा, 1 मार्बल उठाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कि उसने कॉइन को फ्लिप किया, उसके पास हेड आया, और हेड के बाद उसने 1 मार्बल निकाला, वो रेड मार्बल आ गया। ये केस बनेगा, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो है कम से कम एक रेड मार्बल होना चाहिए। सही है, ऐसा भी हो सकता है, 1 मिनट रुकिएगा बेटा। हाँ जी, अब हमारे पास और क्या केस बनेंगे भाई, अगर उसके पास टेल आया तो टेल के बाद भी उसके पास रेड मार्बल आ सकता है। सही है ना, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि टेल के बाद वो 2 मार्बल निकालता है, तो क्या पता टेल के बाद, टेल निकालने के पास उसके पास एक रेड आ जाए और एक ब्लू आ जाए, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि टेल के बाद उसके पास एक रेड मार्बल आ जाए। ये हमारी बनी है पॉसिबल आउटकम्स, ये केसेस बनेंगे हमारे पास, क्योंकि जैसे ही उसको एक रेड मार्बल मिलेगा ना, उसका केस खत्म हो जाएगा। उसकी ये टारगेट क्या है कि एटलीस्ट 1 रेड मार्बल होना चाहिए। अब हेड, हेड आने का चांस क्या है, 1/3, और हेड के बाद रेड मार्बल का चांस क्या है, 4/9। सही, प्लस अगर हेड आने का चांस 1/3 है तो टेल आने का चांस 2/3 होगा। टेल आने के बाद अगर, अब यहां पर पहले मैंने रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर रेड आएगा तो रुक जाएंगे, पहले हम लेंगे ब्लू और फिर हम लेंगे रेड, क्योंकि एटलीस्ट 1 रेड की बात की जा रही है। तो अगर उसके पास, ट्री भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं ट्री आप, अगर आपको आसान लगता है। अगर पहला ब्लू मार्बल होगा तो 5/9, और अगर दूसरा रेड मार्बल होगा तो 4/8, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, आपका सैंपल साइज चेंज होगा। अगर पहला टेल आ जाएगा तो टेल आने का चांस 2/3 है, और रेड आने का चांस हमारे पास 4/9 होगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। आंसर अपना फ्रैक्शन में ही बताइएगा, डेसिमल लेके जाने की जरूरत नहीं है। 17/27, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट शिवा ऑब्टेन्स अ हेड गिवन दैट ही सिलेक्ट्स नो रेड मार्बल। ओके बेटा, अब यहां पर हमारे पास एक इवेंट हो गया, ही सिलेक्ट नो रेड मार्बल्स, ये इवेंट हो चुका है हमारे पास, और आपको निकालना है ऑब्टेन अ हेड। ओके बेटा, अब हमारे पास इसका केस क्या बनेगा, possibility that he obtains a head given that no red marbles is equals to head O plus no
no red marble divided by possibility of no red marble. अच्छा जी, आपने पहले केस में क्या निकाला था? एटलीस्ट वन रेड मार्बल, ये हमने निकाला। तो हमारे पास जो सैंपल साइज होगा इसका, इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई एक भी रेड ना हो, नो रेड, ये हो जाएगा 1 माइनस जो पहले पार्ट का आंसर आया 17/27, ये हो जाएगा 10/27। ये तो आपने सिंपल निकाल लिया क्या चीज, कि आपका सैंपल स्पेस क्या बन रहा है। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए इसको, आपका न्यूमरेटर क्या बनेगा? हेड हो और रेड मार्बल ना हो, इसका मतलब हेड हो और हेड के साथ ब्लू मार्बल हो जाए। तो हेड के साथ ब्लू कैसे आएगा भाई, अब देखते हैं। हेड के साथ ब्लू, हेड आने का चांस हमारे पास था 1/3 और ब्लू आने का चांस हमारे पास है 5/9 डिवाइडेड बाय 10/27। सिंप्लीफाई करेंगे 5/10 जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 के बेटा। सही है, ये बनेगा आपका आंसर। ये आपका कंडीशनल पॉसिबिलिटी यहां पर कनेक्ट हो गया। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। The weight of oranges can be modeled by a normal distribution with mean 131 grams and standard deviation 54 grams. Orange are classified as a small, medium or large. A large orange weigh at least 184 grams and 20% of oranges are classified as small. Okay. Find the percentage of oranges that are classified as large. तो बेटा लार्ज के बारे में आपसे क्या कहा? लार्ज तब कहा जाएगा जब उसका वेट जो है वो कम से कम 184 ग्राम्स हो। इसका मतलब हो गया पॉसिबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 184 ग्राम्स। हम यहां पर अप्लाई करेंगे जी फॉर्मूला, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू। मीन क्या हमारे पास 131 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज 54। बेटा मुझे बताइए z का आंसर क्या आ रहा है? z का आंसर बताइए क्या आ रहा है? 0.9815। अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 0.9815। आपने क्या करना है बेटा? आपने जाना है अपने जी टेबल में। अब सही है, जी टेबल में जाकर आपने देखना है 0.9815 और जो एरिया है दैट इज दिस पार्ट, ये वाला पार्ट है बेटा। तो जो आपके पास साई वैल्यू होगी उसको आपने 1 में से माइनस करना है। 1 माइनस साई वैल्यू ऑफ 0.9815 कितना आ रहा है बेटा? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 0.837। 0.163 ये आपके पास आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और चूंकि आपसे कहा बेटा परसेंटेज में आंसर दो, तो आप टाइम्स करो 100 तो 16.3% ये आंसर हो गया। अब यहां पर 1 मार्क आपका कट जाएगा अगर आप ये स्टेप ना करो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया ना परसेंटेज, तो आपने इस फॉर्म में आंसर देने। ठीक है बेटा, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेट ऑफ अ स्मॉल ऑरेंज। अच्छा, स्मॉल ऑरेंज के बारे में इसने क्या कहा था? स्मॉल ऑरेंज के बारे में आपको इसने एरिया बताया था कि वो ऑरेंजेस जो स्मॉल है वो आपके पास है बेटा 20%। ठीक है, अब 20% तुम्हारे पास एरिया है, इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन के इज इक्वल्स टू 20%। ये तुम्हारे पास हुआ 20% है। अब आपने यहां पर एरिया से z की निकालनी है बेटा वैल्यू। आपने अपने पास बनाया नॉर्मल कर्व। ठीक है, अब आप देख कहां रहे हो? आपका लाइन ऑफ साइट क्या है? लेफ्ट साइड पर। और जो आपका एरिया है वो लेस देन हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे z की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि जब आप यहां से लेफ्ट देखोगे आपका एरिया लेस देन हाफ है।
बट हमारे पास नॉर्मल की कर्व में नेगेटिव वैल्यूज तो होती नहीं है, तो हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जो एरिया हमारे पास लेफ्ट साइड पर होगा वो वही एरिया होगा जो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पर होगा। तो अगर ये वाला एरिया 20% हुआ तो जो बचा हुआ एरिया होगा आपके पास दैट इज 80%। तो आपने अब 80% पे वैल्यू निकालनी है बेटा। अपने टेबल से, नॉर्मल टेबल से आपने 80% एरिया पे जी निकालना है। मुझे बताएंगे बेटा जी की वैल्यू क्या आ रही है? 80% है, मैं भी यहां करके दिखाता हूं, 1 मिनट आपको। 80%, कहाँ है भाई हमारे पास? 0.8 यहां आ रहा है। तो 0.7995 में मुझे ऐड करना है 5, तो ये कितना बना? 0.842। 0.842 ये आपकी वैल्यू बनी बेटा। 0.842, और हमने शुरू में कह दिया था कि ये हमारे पास माइनस होगी। अब फॉर्मूला अप्लाई किया आपने जेड का, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल टू जेड 0.842। जेड एक्स तो आपको नहीं पता, मीन आपके पास है कितना? 131 और 54। 131 आपका मीन है और 54 आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। बेटा यहां सिंप्लीफाई करके मुझे बता दें कि आपके पास के का आंसर क्या आ रहा है। ए का आंसर आया आपके पास 85.5। बेटा ये आंसर है। बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछिए जल्दी से। The back-to-back stem leaf shows the annual salaries of the 19 employees at each of two companies, Petrol and Revel. आपको की गिवन है फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल फॉर द पेट्रोल। ओके बेटा, सबसे पहली बात आपके पास कितनी वैल्यूज है भाई? आपके पास 19 वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, क्योंकि आपको मीडियन निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास n+1/2। n क्या है आपके पास? 19। 19+1/2 20/2 10। अब देखो टेंथ वैल्यू कहाँ आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो ये वैल्यू क्या है? इसको पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा की पर। ये क्या बता रहा है? अगर 31 2 लिखा है तो इसका मतलब है 31,200। तो अगर हमारा 32 0 आ रहा था तो हम कहेंगे इट इज 32,000। $32,000 ये अमाउंट चल रहा है ना? हाँ, ये आपका बनेगा मीडियन फॉर द पेट्रोल। सही। फिर आपको निकालना है इंटर कोटाइल बेटा। तो पहले आप निकालोगे अपर कोटाइल जो कि बराबर हो जाएगा 3/4 इंटू n+1 के। n आपके पास 19 है तो 3/4 19+1 20 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा। 15 वैल्यू देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आया 33 and 5। तो ये कितना बन जाएगा? इट इज 33,500। ये आ गया आपका अपर कोटाइल। अगर लोअर कोटाइल निकालते हैं फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 इंटू n+1, 1/4 इंटू 20, और ये आ जाएगा 5। फिफ्थ वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 31,200। फिफ्थ वैल्यू आ रही है 31,200। आपको क्या करना है? आपको निकालना है इंटरकोटाइल 33,000। 33,500 माइनस 31,200, तो आपने मुझे आंसर बताया 2,300। ये आ गया आपका इंटर कोटाइल बेटा, ठीक है। द मीडियन सैलरी, the median salary of the Raven employee is this. The lower quotile is given and the upper quotile is given. Represent the data shown in the back-to-back stem leaf.
बाय अ पेयर ऑफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स इन अ सिंगल डायग्राम। ओके बेटे, अब आपने यहाँ पर अपने पास जो रेवेन्यू एम्प्लॉयज हैं वो और जो आपके पास पेट्रोल एम्प्लॉयज हैं उनका आपने डेटा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस कौन डिसाइड करता है? आपकी लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू। देखो, अगर आप अपना ग्राफ देखो तो हमारा जो लोवेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 30,000 और जो हाईएस्ट आ रहा है वो आ रहा है 36,900। ये हमारे पास लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज जा रही हैं। तो आपने यहां पर सबसे पहले अपने एक्सिस को पक्का करना है भाई, ताकि हमारा जो गैप हो वो गैप हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे भाई? लोवेस्ट वैल्यू से। कहां से आएगा? लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास थी 30,000, तो हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू है 30,000। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऐसे करना है बेटा कि आपकी जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 36,900, ये एकोमोडेट होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको यूं करता हूं 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, अगर मैं इसको 7 तक लेके जाता हूं तो क्या हमारी वैल्यू एकोमोडेट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं। तो ये आ गया 30,000, ये आ गया 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000 एंड 37,000। डेटा ऐसे रखना है जो दोनों आपके ग्राफ्स को जो है ना एकोमोडेट कर सकेगा। ठीक है, इसमें भी कोई सेट परसेंटेज कवर करनी होती है बेटा, मोर देन हाफ हो। ऐसा ना हो कि आपने पूरे जो है ना डायग्राम में ऐसे कवर अप कर लिया, ऐसे ना हो, बिल्कुल ऐसे ना हो। तो आपने अपने डेटा को ऐसे करना है कि पूरा ग्रिड आप यूज करो। सही। अब इस ग्रिड में हमने दो चार्ट बनाने, और एक आपके पास है पेट्रोल का और एक आपके पास है रेवन का। ओके बेटा, अब पेट्रोल से अगर हम स्टार्ट करें, पेट्रोल की लोवेस्ट वैल्यू है 30,000। तो मैंने पेट्रोल से अगर स्टार्ट किया तो मैंने कहा भाई पेट्रोल की लोवेस्ट वैल्यू है 30,000, ये मैंने बना दिया। ये आ गया मेरे पास, पेट्रोल का लोवेस्ट वैल्यू इज 30,000। ठीक है, लोअर कोटाइल कितना आया था? 31,200। तो 31,200, चार ऊपर रखा है तो चार नीचे रखूंगा। ठीक है बेटा, इक्वल इक्वल होगा। अब जो मैंने लोअर कोटाइल की लाइन लगा दी वो मैं सब पे लगाऊंगा। 31,200 आ गया। अपर कोटाइल क्या है? 33,500, 33,500, ये आ गया 33,500। और हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास? 36,800, 36,800, ये आ गई हाईएस्ट वैल्यू। ये हाईएस्ट वैल्यू इतनी लंबी क्यों आ गई? 36,800, तो इसको मैनेज करेगी ना। ये आ गया 36,800। और अपर कोटाइल 33,500 लगा दिया, ठीक है। हाईएस्ट भी लगा दी, सही है। मीडियन रह गया, मीडियन कितना है? 32,000, मीडियन है 32,000। ये हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी है बेटा। अब हम पॉइंट्स करेंगे कनेक्ट। ये हमारे पास आ गया भाई, किसका? ये हमारे पास पेट्रोल एम्प्लॉयज का आ गया डेटा। ठीक है बेटा, ये पेट्रोल का आ गया। अब हम बनाते हैं इसी तरह जो हमारा दूसरा था, दैट इज रेवन। अब रेवन की जो हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू है दैट इज 30,200, 30,200, 30,200, ये आ गया मेरे पास लोवेस्ट वैल्यू। और इसकी लोअर कोटाइल क्या है हमारे पास? 32,000, 32,000। अच्छा, ये जो मैंने नीचे रखा है लेवल वो रखूंगा। मैंने दो रखा था ना, ऊपर तो ऊपर और नीचे, ये चीज ठीक है। और 32,000, 32,000 आ गया। 33,800, ये आ गया। 34,400, ये आ गया। और जो हाईएस्ट वैल्यू थी दैट इज 36,900। ये हमारा डेटा बन गया भाई। ये आपका बन गया भाई, किसका?
रेवन का, तो आप लिख दीजिएगा भाई ये आपके पास जो है वो रेवन का है, और ये वाला था आपके पास पेट्रोल। ये आपके पास आ गया, और बाकी सबको आपने कंप्लीट करना है। ये आपका बन गया बेटा, ये आपका बन गया बॉक्स एंड बिस्किट। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा बेटा। आगे करते, अब क्या कह रहा है बेटा, कमेंट ऑन वेदर द मीन और द मीडियन वुड बी अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फॉर द एम्प्लॉयज एट पेट्रोल। अब आप मीन से जज करोगे या मीडियन से जज करोगे? बेटा देखो, आपकी जो मेन जजमेंट होगी ना वो मीडियन से होगी। क्यों? अब मीन क्यों नहीं होता? मान लो कि मैं आपसे कहूं कि यार मैं एक एम्प्लॉयज की सैलरी का जो ना मीन निकाल के कंपेयर करना चाह रहा हूं कि यार उस कंपनी में एक एवरेज वैल्यू क्या है। अब अगर मैं उस मीन में उस कंपनी का सीईओ भी इंक्लूड कर दूं और पीएन भी इंक्लूड कर दूं तो एवरेज तो बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि सीईओ की सैलरी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन क्या वो जो एवरेज बनेगा वो एक एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो सीईओ की सैलरी है वो एक बंदे की होगी, वो एवरेज थोड़ी हुआ आपका। तो आप यहां पर अगर ये अमाउंट की बात की जा रही है तो मीन यहां पर एक अच्छा डेफिनेट आपके पास एलिमेंट नहीं होगा जो आपके डेटा का एवरेज डिफाइन करे या डेटा की पिक्चर डिफाइन करे। तो यहां पर आपको मीन मीडियन में किसको सिलेक्ट करना चाहिए? मीडियन सिलेक्ट करना चाहिए। मीडियन सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप मीन ले रहे हो तो मीन में आपके पास जो वैल्यू है वो एक बहुत हाई वैल्यू आ रही है। देखो सारा डेटा यहां पे रुका हुआ है, एक हाई वैल्यू जा रही है। ये हाई वैल्यू तुम्हारे पूरे डेटा का एवरेज चेंज कर देगा। इसीलिए इसीलिए हम मीडियन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मीन में हमारे पास हाई वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, Jasmine has one coin $5 and $2 two coins and $2 one coins. ओके, $1 5 का है, $2 2 के हैं और $2 1 के हैं। She selects two of the coin at random. The random variable x is the total value in dollars of these two coins. Show that x is equals to 7. अच्छा नहीं, अब 7 कब कब बन सकता है हमारे पास? देखो, उसके पास $5 वाला एक कॉइन है, $2 वाले दो कॉइन है, और $1 वाला एक कॉइन, दो कॉइन। ये उसके पास टोटल है भाई, जिसपे वो काम कर रही है। अब आपके पास वो ये कह रहा है कि भाई टोटल वैल्यू उसके पास 7 और ये शो करो कि 0.2 है। अब आपके पास क्या हो सकता है भाई, एक कॉइन उसके पास आ जाए 5 का। अब 5 के कॉइन आने की चांसेस क्या है? टोटल कॉइन कितने हैं? दो कॉइन यहां पर, दो कॉइन यहां पर और एक कॉइन यहां पर। इसका मतलब टोटल सैंपल साइज उसके पास 5 का आ गया। तो उसमें 5 के आने का चांस क्या है? 1/5। 2 के आने का चांस क्या है? 2/5। और 1 के आने का चांस क्या है? 2/5। ये तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटीज आ रही है। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब अगर उसने एक कॉइन ले लिया 5 का और उसके साथ आ गया 2 का कॉइन, इसकी केस बनाते हैं। 5 के आने का चांस कितना है? 1/5। 2 के आने का चांस क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, क्योंकि एक कॉइन कम हो चुका है। ठीक है बेटा, ये हो सकता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि पहला कॉइन 2 का आ जाए और दूसरा कॉइन 5 का आ जाए। तो आप इसमें क्या करो, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं अगर तो ये आ जाएगा 2/20, जो कि बराबर होता है 1। 2 1 नहीं, 4/20 होगा ना, 2 + 2 4। तो 4/20 क्या हो जाएगा? 2/10, और ये बराबर हो जाएगा 0.2 के। ये आपका आंसर बनेगा, ये आपको शो करना था। सही। ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। अब आपके पास आ गया भाई, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपने। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास x के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। देखें बेटा, वो दो पॉइंट पिक कर रही है। अब क्या क्या ऑप्शन आएगा भाई? देखिए, 5 के बाद 2 आ सकता है, 5 के बाद 1 आ सकता है, 2 के बाद 1 आ सकता है। कितने केसेस बन सकते हैं? अब अगर पहला भी 1 आया दूसरा भी 1 आया, इसका मतलब 2 वैल्यू आ सकती है।
पहला केस बन गया। अगर पहला 1 आया दूसरा 2 आ गया, 3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहला 1 आया फिर 5 आया, 6 आ सकता है। और क्या आ सकता है हमारे पास, 2 के साथ 2 भी आ सकता है ना, 2 के साथ 2 है तो 4 है, 1 के साथ 5 है तो 6 है, और 2 के साथ 5 है तो 7 है। ये सारे वो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। सही है। अब अगर उसके पास 2 आए, अब 2 आने का खाली एक ही चांस है कि 2 बार 1 आ जाए, तो 2 आने के लिए क्या करेंगे आप, पॉसिबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2/5 इंटू 1/4, 2 1 जार 2 2 जार, तो ये आ जाएगा 1/10, दैट इज 0.1। ये आपके पास आ गया। अब 3 आने का चांस क्या है, 3 आने का चांस है यार 1 के बाद 2 आ जाए, या 2 के बाद 1 आ जाए, ये चांस होगा। तो पहला अगर 1 आया तो चांस होगा 2/5, और दूसरा अगर 2 आया तो चांस होगा 2/4, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो 2/5, 2/5 का मतलब हो गया 0.4, ये आपके पास आ गया। 4 आने का चांस कब होगा, 4 खाली एक बार आ रहा है जब 2 के साथ 2 आएगा, तो 2 आने का चांस क्या है, 2/5 इंटू 2/4, ये बनेगा। लिख के भी बता रहा हूं मैं आपको, x इक्वल्स टू 4, 4 आने का चांस क्या है, 2 के साथ 2 आ जाए, तो अगर पहला 2 आएगा तो 2/5, दूसरा 2 आएगा तो 2/4, 2 2 4 1/5, 0.2। 7 आने का चांस हम ऊपर निकाल चुके थे 0.2, इन सबको ऐड करके 1 में से माइनस कर दो, 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8 0.9। 6 कब कब आएगा हमारे पास, 6 कब कब आ सकता है, 5 के साथ 1 पर आएगा और 1 के साथ 5 पर आएगा। अगर पहला 5 आया तो 1/5, और अगर दूसरा 1 आया तो 2/4, और ऐसा हमारे पास 2 बार हो रहा है, 2 2 4, तो 1/5 0.2। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया कंप्लीट। सही है बेटा, ये टेबल हो गया कंप्लीट आपका। फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ओके बेटा, इस वेरिएंस के लिए मैं इस टेबल को आगे कॉपी कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ओके। वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए बेटा ये 4 पे जो है ये है आपके पास 0.1। अब देखो टोटल आपके पास 1 आ रहा होगा। सही है, 4 पे 0.1 है बेटा। सही है बेटा, 4 पर 1 बेटा, 4 पर 0.1 था, वो आपकी मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन की। ओके बेटा, अब आइए यहां पर, कुछ एरर हो रहा है मेरा ख्याल है। बेटा यहां पर 2/5 इंटू 1/4 होगा, इंटू 1/4। सही है, तो 1/10 ये आ रहेगा 0.1, तो ये मिस्टेक थी। ठीक है, ओके जी। अब आ जाए भाई, यहाँ पर वेरिएंस निकालना है तो एक्स स्क्वायर से कहानी होगी, पहले 4 फिर 9 फिर 16 फिर 36 और फिर 49। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स के साथ। तो कौन कौन मल्टीप्लाई होगा मैं मार्क कर रहा हूँ, उसको शेड कर देता हूँ, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 0.1 इज 0.4, 9 into 0.4 is 3.6, 16 into 0.2 3.2, 36 7.2 और 49 9.8। बेटा एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा वैल्यूज को। अच्छा, यहाँ पर जो 4 है बेटा, 4 के साथ यहाँ पर 0.1 है, ठीक है, 4 के साथ यहाँ पर 0.1 है जो हमने करेक्ट किया था।
तो 0.1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 1.6 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक बार बेटा चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो जाए यहाँ पर। अब सबको मल्टीप्लाई करके आपने क्या करना है, सबको आपने ऐड करना है और सबको ऐड करके मुझे आंसर बता दें। 22.6 भाई, ये आंसर चेक कर लीजिएगा। 22.6 ये आपने स्क्वायर का निकाला। अब आपको निकालना है भाई मीन। मीन क्या होता है, एक्स पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 2 इंटू 0.1 0.2, 3 इंटू 0.4 1.2, 0.4 1.2 एंड 1.4, इन सबको भी ऐड कर लें। अब आप इन सबको भी ऐड करें बेटा, मीन निकालें। 4.4 आ गया। अब जो आपके पास वेरिएंस होगा, वेरिएंस निकालने के लिए आपने करना है 22.6 माइनस 4.4, 4.4 स्क्वायर। बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3.24, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The residents of Mahajing were asked to classify their local bus service. 25% residents classified their service as good, 60% satisfactory and 50% poor. A random sample of 110 residents of Mahajing is chosen. Use a suitable approximation। ये आपका नॉर्मल का केस नंबर 3 एक्टिव हो गया। यूज आ सुटेबल अप्रोक्सीमेशन का वर्ड आ गया। सबसे पहली बात आप देखें कि आप किस चीज को कैटेगराइज कर रहे हो, गुड पे जा रहे हो, तो आपका सक्सेस है गुड। पहला स्टेप होता है मीन निकालते हैं। मीन होता है हमारा एनपी। एन कितना है आपके पास, 110, और गुड की परसेंटेज क्या है, 25%, 0.25 मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आया बेटा। 27.5 पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आप करोगे बेटा वेरिएंस, वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन। एस डी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। एन और पी तो आपके पास आ चुका है 27.5। क्यू क्या होगा, अगर 25% सक्सेस है तो फेलियर आ जाएगा 0.75। इसको मल्टीप्लाई करें और रूट लेके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 4.54, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा आपका स्टेप होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आप निकालते हो कंटिन्यूटी फैक्टर। अब आपको क्या कह रहा है, फ्यूअर देन 22। तो पहले आप देखो भाई, ये कह रहा है पॉसिबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन 22। अब आप बना दो अपने पास एक नंबर लाइन। सेंटर में आएगा 22, 0.5 ज्यादा और 0.5 कम। अब आपको यहां से कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, और 22 नजर नहीं आना चाहिए। तो आप अगर यहां से लेफ्ट जाओगे तो 22 आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 22 तो आ गई इससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे लिए x होगा दैट इज 21.5। अब हमारे पास x भी आ गया, म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया। अब z की बारी है। 21.5 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 4.54। बताइए बेटा z का आंसर क्या आ रहा है। 1.322 माइनस 1.322, 321। अच्छा 321 कह रहे हो, कोई 322 कह रहे हो। सही है, 321। अब आपको ये कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 1.321। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो इसको स्केच करो।
अब तुम्हारे पास जो वैल्यू है z की वो है यहाँ पर -1.321 और तुम्हें ये वाला एरिया चाहिए। अब जाहिर बात है आपको क्या करना पड़ेगा, साई वैल्यू निकाल के उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1.1 माइनस 1.321 साई वैल्यू माइनस करो। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1.321, 1.32 एंड 1, तो 0.9051, 1.3 सॉरी 1.321, 0.9068, 0.9068, 0.9068 को आपने 1 में से माइनस करना है। बताइए क्या आंसर आ रहा है बेटा। 0.0932, राउंड ऑफ बेटा 3215 आ रहा है जब एरिया, ये चेक करें बेटा आप, पहले ये चेक करें। अच्छा ये आंसर आया 0.0932। बेटा एक मिनट जवेरिया, मैं भी जरा चेक कर लूँ इसको। 21.5 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 4 अच्छा जी, तो आपने 4.54 लिया है ना। यहाँ पर क्या आ रहा था मेरे पास, 27.5 इंटू 0.75। देखिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1.321, 1.321 आ रहा है बेटा, और 1 के बाद ही 1 ही है ये एरिया। तो आपने जो एस जी लिया है ना बेटा रूट में, उसको आपने राउंड ऑफ करने के साथ लेना है ना बेटा, इसलिए आपका वो 1.5 की तरफ जा रहा है। चलें जी आगे देखते हैं। For a random sample of 10 residents, find the possibility that fewer than 8 classified their service as good or satisfactory. अब आप ये देखो बेटा, गुड और सेटिस्फैक्ट्री की आपके पास सक्सेस क्या बन रही है। अरे सक्सेस पर आ जाओ। गुड की क्या है भाई 25, सेटिस्फैक्ट्री कितना है 60, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 85%। तो आपके पास यहाँ पर जो सक्सेस आ गया वो आया 0.85, फेलियर आपके पास आ गया 0.15, एन की वैल्यू आपके पास है 10 और कहा जा रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स इज लेसर देन 8। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब x से कम हो इसको हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पॉसिबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब आप यहां पर अप्लाई करें फॉर्मूला, x 8 होगा इसका मतलब है x 8 भी आ सकता है, x 9 भी आ सकता है, x 10 भी आ सकता है। अब x इक्वल टू 8 अगर होगा बेटा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 10 कॉम्बिनेशन 8, अगर 9 होगा 10 कॉम्बिनेशन 9, और अगर 10 होगा 10 कॉम्बिनेशन 10। अब आप लिखो सक्सेस, सक्सेस क्या है 0.85, फेलियर क्या है 0.15, 0.85, 0.15, 0.85, 0.15। अब आओ पावर पर, सक्सेस पावर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फेलियर पावर 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 10 0। बेटा इन सबको निकाल के ऐड करके 1 से माइनस करो, ये है तुम्हारी वर्किंग। और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। 0.1798। चेक कर लें बेटा बाकी लोग अपने आंसर्स।
सबका आ गया बेटा, आंसर नहीं आया? ओके बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? ओके। ओके बेटा जी, आंसर आ गया, ठीक है। अभी भी रुकूं? ओके। कितने सवाल रह गए इसके बाद? एक सवाल रह गया है। चलें जी। Three residents of Mahajing are selected at random. Find the possibility that one resident classified the bus service as good, one as satisfactory, and one as poor. अच्छा, अब आपने तीन रेजिडेंट्स को सिलेक्ट किया और उनमें से वो कह रहे हैं भाई, एक ने कह दिया कि अच्छी है, एक ने कह दिया कि सेटिस्फैक्ट्री, और एक ने कह दिया कि खराब है, और इसकी निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहली बात बेटा देखो, आपके पास सक्सेस के चांसेस क्या हैं? अगर किसी ने कह दिया है कि भाई वो है आपके पास गुड, तो गुड आने का चांस तो आपको पता है कितना है भाई, ये है आपके पास 0.25। किसी ने कहा सेटिस्फैक्ट्री, तो चांस कितना होगा? 60। किसी ने कहा पुअर, तो चांस होगा 15%। सही है बेटा। आपके पास अब यहां पर बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ किसी थ्री रेजिडेंट्स, तीन लोगों को आपने पिक किया गया। अब हमारे पास जो सक्सेस बनेगा, अगर किसी ने कहा गुड, तो गुड आने का चांस हमारे पास 25, 0.25 इंटू सेटिस्फैक्ट्री का कितना था? 0.6 इंटू 0.15। इसके आगे बताओ क्या होगा और क्यों होगा? अब ये थ्री रेजिडेंट्स वाली बात जो है ना, ये मैंने छोड़ी हुई है, तब तक मैं अपनी पेंसिल चार्ज कर रहा हूं। अब बताइए भाई, अब ये जो थ्री रेजिडेंट्स वाली बात है ना, इसको आप कैसे एकोमोडेट करोगे? बताइए। वेरी नाइस। अब ये जो तीन की बात की जा रही है, तीन लोगों की बात की जा रही है बेटा, उसके लिए आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा इनटू 3 फैक्टोरियल। ये बात याद रखें। यस, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आपके पास यहां पर ऑर्डर फिक्स नहीं कर रहा। तीन लोग हैं, कौन से तीन लोग हैं नहीं पता आपको, किस ऑर्डर में बात कर रहे हैं नहीं पता आपको, तो उसके लिए आएगा भाई आपका 3 फैक्टोरियल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, बताइए क्या आंसर आ रहा है? नहीं, 3C1 नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह रहे कि तीन में से कोई एक आ रहा है, नहीं, तीनों अपनी बात बोल रहे हैं। अब कौन सा बंदा फर्स्ट पर है, टू पर है, थ्री पर है, ये आपको नहीं पता। 0.135 बेटा, इसका समझो तुम अपना जवीरे से, मतलब ये है बेटा, तीन लोग हैं ना, एक कह रहा है आपको गुड, एक कह रहा है सेटिस्फैक्ट्री, एक कह रहा है पुअर। ये ऐसे भी हो सकता है गुड, पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है ना ऑर्डर। उस ऑर्डर की वजह से आ रहा है बेटा आंसर। लवीना 0.135 आ रहा है, पता नहीं आपका 0.081 कैसे आ रहा है बेटा। सही। चले जी, लास्ट पार्ट पर आते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड रीजेनरेट? सबसे पहले आप देखो करो कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है मेरे पास। तो मेरे पास यहां पर आर, आर आ रहा है 2 बार, ठीक है। ई मेरे पास आ रहा है 4 बार। ऐसे लिख दिया करो बेटा, बड़ी आसानी हो जाएगी। और क्या रिपीट हो रहा है? और कोई रिपीट नहीं हो रहा। टोटल तुम्हारे पास वर्ड्स हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये बनेगा आपका आंसर। बताइए भाई क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताइए बेटा।
75,600, ये आंसर आ गया। पार्ट बी, हाउ मेनी different arrangements are there of the 10 letters in the word regenerate in which the E's are together and the two R's have exactly 3 letters in between them. Okay. अब सबसे पहले हम यहां पर केसेस बनाएंगे। देखिए हमारे पास लेटर्स कितने हैं, हमारे पास 10 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इन सबके केसेस मैन्युअली बनाऊंगा तो आपको आराम से समझ में अच्छी तरह आएगा। ठीक, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार जो है वो इसको ड्रॉ नहीं करना पड़े। ठीक है, बाकी जरूरत पड़ेगी तो आगे कॉपी कर लेंगे। अब आपको ये कहा कि भाई ई जो है ना वो 7 होनी चाहिए। अच्छा, ई आपके पास कितने हैं, 4 ई है, 1 2 3 4, 4 ई और 4 ई हमारे साथ रहेंगे। अब 4 ई के आने के बाद जो आपका लेटर आर है उसके बीच में 3 लेटर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा लेटर यहां पर आया आर तो 1 2 3 दूसरा आर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास आर यहां पर आया 1 2 3 आर। तो ऐसे ये देखना है कि हमारे पास कितने केसेस हैं कि सारे ई जो हैं वो साथ में रखें और आर के बीच में 3 लेटर्स आ जाएं। ये हमारे 2 केस हो गए। इसी तरह हम लोग यहां पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास ये सारे ई जो हैं ये एंड पर हो, ऐसे आ जाएं। ठीक है, ये सारे ई एंड पर हो और अब मेरे पास एक आर यहां पर हो, 1 2 3 दूसरा आर यहां पर हो। सही, और केसेस बनाते हैं इसके। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ईज है मेरे पास, ये सारे ई मेरे पास यहीं पर हो। ठीक है, और आर जो है वो यहां और 1 2 3 यहां पर आ जाए, ये वाला भी केस हो सकता है। तो हमारे पास अब यहाँ पर केसेस जो है ना, इसको बनाना बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि इसको एनालाइज करना कि कितने केसेस होंगे जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है हमारे पास, और ये हो सकता है कि जो हमारे आर हैं कि सॉरी ईज हैं, क्या पता ई हमारे पास अगर यहां आ जाए, ठीक है ना, यहां पर आ जाए, तो अब आर कहाँ आएगा, आर पहला यहां पर आया 1 2 3 और दूसरा आर यहां पर आया। ठीक है, ऐसा केस एक हमारा स्टार्ट वाले ईज के साथ भी हो सकता था कि ये जो ई है ये यहां पर आ जाए। अब एक आर यहां पर आया और दूसरा आर यहां पर आया। तो ये वो सारे हमारे केसेस हैं जिसमें हमारे ईज एक साथ आ गए और आर के बीच में 3 लेटर्स हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं ये जो हमारे नंबर लेटर्स हैं 1 2 3 4, ये अपनी जगह बदल सकते हैं। तो इसके लिए आएगा 4 फैक्टोरियल। और हमारे पास कितने केसेस हैं, हमारे पास हैं 6 केसेस। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 इंटू 6। अभी इसका आंसर देखते हैं। 24 इंटू 6 इट इज इक्वल्स टू 144। ये बेटा आपका बना आंसर। सही है। Last part, find the probability that a random chosen arrangement of the 10 letters in the word regenerate is one in which the consonants and vowels alternate so that no two consonants are next to each other and no two vowels are next to each other. Okay, बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कहा भाई पहले कंसोनेंट 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 और फिर हमारे पास वॉवेल 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 वॉवेल, ऐसे बनेगा। अब यकीनन आपके दिमाग में सवाल आएगा यार पहले वॉवेल क्यों नहीं हुआ, तो भाई वो भी हो सकता है, तो उसके 2 केसेस बनेंगे। ठीक है, अभी आपके पास कंसोनेंट्स हैं कितने, ये कंसोनेंट्स हैं 5। तो कंसोनेंट के लिए हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और वॉवेल के लिए आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये 2 उसी के लिए जो आपके दिमाग में था कि पहले वॉवेल क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, सो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल
5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 600। कीप इन माइंड कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो हमारे जो आउटकम है वो है 600, और आपका जो सैंपल स्पेस है जो है विदाउट अरेंजमेंट, विदाउट रिस्ट्रिक्शन सॉरी, ये है हमारा 75600। 75600 कैंसिल हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाय 756 दैट इज इक्वल्स टू 1/126। ये बना आपका आंसर। ठीक है जी, ये आपका आंसर बना। और कोशिश किया करेंगे प्रोबेबिलिटी को आप फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ें, डेसिमल को अवॉइड करें। ठीक है, तो ये पेपर आपका हो गया कंप्लीट। इसमें हमने सारे पास पेपर क्वेश्चंस कर लिए। कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई हो तो जरूर सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।